वेलकम टू द पाठशाला। हम अपने 3000 वैकेबुलरी 45 दिन में बिल्ड करने की क्लासेस कर रहे हैं। 1 डे कर चुके हैं, डे 2 कर चुके हैं, डे 3 कर चुके हैं, आज हम करेंगे डे 4। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारा माइंड बाउल है, इसमें हमने फिल किया है डे 1, डे 2, डे 3 और लीकेज हो रहा है डे 1 का थोड़ा सा, डे 2 का थोड़ा सा ज़्यादा एंड डे 3 का थोड़ा और ज़्यादा है। डे 1 का थोड़ा ही लीकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि डे 1 को अगर आप मेरे हिसाब से अगर कर रहे होगे तो एक दिन तो आपने उसे पढ़ा होगा, फिर रिवाइज किया होगा, फिर रिवाइज किया होगा, फिर रिवाइज किया होगा। तो ये जो है टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने की तरफ गई होगी। डे 2 का थोड़ा सा होगा लीकेज, डे 3 का थोड़ा सा लीकेज होगा, डे 4। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके डे 4 को पढ़ने से पहले डे 3 तक अब इस लीकेज को, जितना भी लीकेज हुआ है उसको फिल कीजिए। आपको रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार रिवीजन से गुजरना है, क्योंकि आपने इतनी बार डे 1 पढ़ा है। आप एक बार दोबारा उसे पढ़िए, देखिए आपको बिल्कुल याद मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 से लेके 15 मिनट तक आप रिवीजन दीजिए, फिर ये लेक्चर अटेंड कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा जो है, जो ग्रामर का डे 4 लेक्चर रहा है वो थोड़ा सा डिले हो गया था। 9:30 से 10:30 का टाइम है और वो सुबह मॉर्निंग में मिला, क्योंकि शाम को 6 बजे लाइट चली गई और वो रात तक 2 बजे तक मैंने वेट किया, लाइट नहीं आई। देन 2 बजे के बाद मैंने वो पूरी रात वीडियो बनाई है, देन फिर अपलोड किया है। इसलिए ये वीडियो भी आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। 2 बजे तक का टाइम है, 3 से 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास मिलेगा। मैं नेक्स्ट डे से ऑन टाइम होने की कोशिश करूंगा कि जितना मैंने टाइम दिया है 1 से 2 के बीच में, और 9:30 से 10:30, मैक्सिमम 11:30 तक वो वीडियोज हो जाए। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं जो है आपको वीडियो टाइम से दूंगा। मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ तमीज में मेहनत कीजिए, ताकि जो स्कोर है वो स्कोर आप निकालिए, जैसा कि मैंने स्कोर निकाला है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने तमीज से पूरी की पूरी क्लास की, जो 50 क्लासेस है हमारी ग्रामर की और 45 क्लासेस है वो कैप की, तो आप इंग्लिश में आसानी से 220 230 स्कोर कर पाएंगे। इसका असर आपको अभी पता नहीं चलेगा, जैसे ही 15 से 20 क्लासेस 30 क्लासेस कंप्लीट होगी तब आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग हो गई, आपकी वोकैब कितनी स्ट्रांग हो गई है। कुछ और क्वेरीज स्टूडेंट की, जैसे उन्होंने बोला कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दो, सर ये बता दो। तो आज ये प्रीपोजिशन चार्ट मैं दे रहा हूँ, इसमें काफी सारे ईडियम भी कवर हो चुके हैं, सॉरी फ्रेजल वर्ब कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के साथ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम भी साथ में लेंगे। 20-25 के आसपास ईडियम होगा आपका, 30-35 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा और साथ में आपका फ्रेजल वर्ब चलेगा। फ्रेजल वर्ब 300-350 लिमिटेड होता है, उसमें से 100 के आसपास आपका यहीं पे निपट गया होगा प्रीपोजिशन चार्ट में ही। 200-250 के आसपास और होंगे। इनका जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रीपोजिशन चार्ट और फ्रेजल वर्ब का। तो इनका जो है हम एक बार यूजेज अगर समझ गए तो हमसे जो गलतियां होती है ग्रामर में, हमसे जो फिल इन द ब्लैंक्स में गलतियां होती हैं, फिर वो गलतियां नहीं होंगी। चलिए तो आज का समझते हैं प्रीपोजिशन चार्ट एंड फिनिश करते हैं अपना प्रीपोजिशन वाले चार्ट का पोर्शन। डेस्टिनेटेड फॉर, डेस्टिनेटेड फॉर सम फ्यूचर। अगर हम किसी फ्यूचर की तरफ अग्रसर होते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं डेस्टिनेटेड फॉर। ही इज डेस्टिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम। वह डीएम की पोस्ट की तरफ अग्रसर है, मतलब अभी किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और अगला जो पोस्ट होगा वो डीएम का होगा, तो वो अग्रसर है उसकी तरफ। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी प्रमोट किया जाएगा। डिस्ग्रेस ऑन, डिस्ग्रेस ऑन का मतलब होता है डिसऑनरेबल। मतलब जैसे होता नहीं कि ये बोलते हैं कि बच्चा वगैरह पे तुम कहते हैं कि माँ बाप कि तुम घर पे जो है कलंक हो, ये हो, तो डिस्ग्रेस ऑन का मतलब वही होता है कि कलंक टाइप का। तो ही इज डिस्ग्रेस ऑन हिज फैमिली, बुरा होना, डिस्ग्रेस ऑन। इन लार्ज ऑन या फिर अपॉन, इन लार्ज के साथ हम ऑन भी लगाते हैं, अपॉन, इन दोनों का मतलब होता है कि हम कोई चीज अगर बढ़ा के कहते हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हो तो बढ़ा के लिखे, कुछ बोल रहे हो तो बढ़ा के बोले, तो वहां पे इस्तेमाल होता है इन लार्ज ऑन या फिर अपॉन। आई नीड नॉट इन लार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम। तो इन लार्ज ऑन का मतलब हुआ कि हम कोई चीज जैसे बढ़ा रहे होते, तो यहाँ पे सेंटेंस में इसकी मीनिंग है आई नीड नॉट लार्ज, मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ प्रॉब्लम को, और तुम्हारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ग्लांस के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, ग्लांस एट एंड ग्लांस थ्रू। ग्लांस एट का मतलब होता है टेक ए क्विक लुक, एक नजर देखना किसी को। ही ग्लांस एट हर फेस एंड स्टार्टेड नोटिंग डाउन हर एड्रेस। तो यहाँ पे ये है कि उसके चेहरे पे उसने एक झलक देखी। एंड ग्लांस थ्रो का मतलब होता है ग्रोथ हो, जैसे हम सरसरी निगाह से कोई चीज अगर पढ़ते हैं, जैसे ही ग्लांस थ्रो द लेटर इन हरी एंड हैंडेड इट बैक टू मी।
तो जब हम सरसरी निगाह से किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखाते हैं ग्लांस थ्रो, और एक लुक देखते हैं किसी की तरफ तो वहां पे बोलते हैं ग्लांस एट। गुड के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगता है, एक होता है गुड एट और एक होता है गुड फॉर। गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ही इज गुड एट पियानो, वो पियानो में अच्छा है। और गुड फॉर इस्तेमाल होता है सिर्फ ये नथिंग के केस में, ये फ्रेज आता है गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो। तो ध्यान रखिएगा गुड फॉर नथिंग के साथ आता है और गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट। ये प्रीपोजिशन चार्ट का पार्ट है, ये फ्रेजल वर्ब भी ये सब कवर कर रहे हैं, जो वर्ड के साथ दो दो प्रीपोजिशन जैसे आ रहे हैं, गुड के साथ एट, गुड के साथ फॉर, तो ये सारे फ्रेजल वर्ब का भी पार्ट है। तो आप प्रीपोजिशन चार्ट के साथ फ्रेजल वर्ब भी कवर कर रहे हो काफी सारा। हियर, हियर के साथ कई सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, हियर फ्रॉम, हियर ऑफ एंड हियर बाई। हियर फ्रॉम का मतलब होता है ये जब हम किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से कोई बात सुनते हैं तब हम बोलते हैं हियर फ्रॉम। आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हारे से, जैसे तुमसे कुछ सुनाई देने को नहीं मिला या तुम्हारे विषय में जानकारी नहीं मिली। आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो सेंटेंस का मतलब यह है कि तुम्हारे विषय में मुझे बड़े लंबे समय से जानकारी नहीं मिली। तो हियर फ्रॉम ए पर्सन होता है। हियर ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज के विषय में सुनते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं हियर ऑफ। आई हियर्ड ऑफ दिस इवेंट इन मुंबई, इस इवेंट के विषय में मैंने मुंबई में सुना था। तो ध्यान रखिएगा हियर फ्रॉम पर्सन के लिए लगाते हैं हियर ऑफ समथिंग, अगर किसी वस्तु की बात की जा रही है तो हियर ऑफ होता है। हियर बाई का मतलब होता है कि अगर कोई बीच में है, कम्युनिकेशन के लिए, सुनाने के लिए कोई बीच में हो, जैसे पोस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, अगर बीच में एक मीडियम हो जिसके थ्रू तुम्हें कोई चीज सुनने को मिले, हमें कोई सुनने को मिले, तो वहां पे लगाते हैं हियर बाई। आई हियर्ड बाई लेटर अबाउट हिज अंकल्स डेथ, उसके अंकल के डेथ के विषय में मुझे लेटर से पता चला। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है लेटर, जो जानकारी का माध्यम है वो है लेटर। तो हियर बाई तब लगाते हैं जब मीडियम बीच में हो। तो हियर फ्रॉम पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, हियर ऑफ समथिंग के लिए इस्तेमाल होता है वस्तु के लिए, और हियर बाई मीडियम के साथ होता है। हार्ड के साथ दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, एक तो होता है हार्ड बाई, दूसरा होता है हार्ड अप। हार्ड बाई का मतलब होता है नजदीक में, नजदीक में। अगर कोई चीज नजदीक में है तो उसको बोलते हैं हार्ड बाई। द कॉलेज इज हार्ड बाई एंड आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है, मैंने बताया था, पैदल, कि कॉलेज नजदीक है और मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ। और हार्ड अप का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट, अगर हमारे हाथ बंधे हो, जैसे कि हम फाइनेंशियली क्राइसिस में हो और हमारे पास जैसे पैसों की कमी हो, तब हम हार्ड अप का इस्तेमाल करते हैं। ही इज हार्ड अप दिस डेज, वो इस वक्त फाइनेंशियली टाइट चल रहा है। हैंकर आफ्टर, रन आफ्टर एंड हंगर आफ्टर, इन तीनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना। हैंकर आफ्टर, रन आफ्टर एंड हंगर आफ्टर। तो ध्यान रखिएगा इस तीन के तीनों का मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना। डू नॉट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम, पैसे और फेम के पीछे मत भागो। इम्प्रेस विथ एंड इम्प्रेस अपॉन, इम्प्रेस विथ ए थिंग होता है और इम्प्रेस अपॉन ए पर्सन होता है। इम्प्रेस अपॉन को कॉल अपॉन भी बोलते हैं। इम्प्रेस विथ ए थिंग, जैसे ही इम्प्रेस्ड मी वेरी मच विथ हिज गुड मैनर्स। ही इम्प्रेस्ड मी, उसने मुझे इम्प्रेस किया विथ हिज गुड मैनर्स। तो इम्प्रेस्ड समवन विथ समथिंग होता है। इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब होता है, कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी चीज पे जैसे जोर डालना। द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट द नीड ऑफ डिसिप्लिन। द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन, कॉल अपॉन या इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना। द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट द नीड ऑफ डिसिप्लिन। इंक्वायर, इंक्वायर के साथ जो है आपका प्रिपोजिशन लगता है फॉर, अबाउट, आफ्टर, ऑफ, इनटू। तो ये अलग अलग प्रिपोजिशन लगते हैं, ये आपका फ्रेजल वर्ब का भी पार्ट है, यहीं पे आप इसको समझ लीजिए कि इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट जब हम लगाते हैं, तो अगर हम किसी वस्तु, किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे होते तो हम लगाते हैं इंक्वायर फॉर या अबाउट। ही हैड जस्ट गॉन टू इंक्वायरी फॉर द सप्लाई ऑफ राशंस, वो अभी गया हुआ है कि राशन की सप्लाई की इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायर आफ्टर होता है, अगर हम किसी के स्वास्थ्य के विषय में पूछ रहे होते हैं तो वहां पे लगाते हैं इंक्वायर आफ्टर, किसी के वेलफेयर की बात कर रहे होते हैं। आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ। इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है अगर हम किसी पर्सन से कुछ पूछ रहे होते हैं तो वहां पे लगाते हैं इंक्वायर ऑफ। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम द नेम ऑफ हिज फादर, मैंने उसे पूछा उसके पापा का नाम। इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, ये वाला जो वर्ड है वो आपके एग्जाम में आता है और कई बार आ चुका है। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, पुलिस जो है केस के विषय में इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है।
इंटरफेयर के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक होता है इन, दूसरा होता है विथ। तो जब आता है इन तो इसका मतलब होता है थिंग। इंटरफेयर इन ए थिंग, डोंट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर, मेरे पर्सनल मसलों में दखल अंदाजी मत करो। तो जब हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम इंटरफेयर इन लगाते हैं। और इंटरफेयर विथ, अगर हम किसी चीज में बाधा डाल रहे होते हैं जैसे कोर्स ऑफ जस्टिस वगैरह हो गया, तो वहां पे हम लगाते हैं इंटरफेयर विथ, रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्ट। ये वर्ड अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। इन्वेस्ट विथ अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा ये पूरा ऐसी फ्रेज आता है, इसका मतलब होता है किसी में पावर समाहित होना। द प्रिंसिपल वॉज इन्वेस्टेड विथ पावर, इन्वेस्टेड विथ पावर टू डील विथ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से डील करने की जो पावर है वो प्रिंसिपल के अंदर है। इन्वेस्टेड इट का मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी किसी के अंदर दी गई है, मतलब किसी को पावर देना होता है, वो इन्वेस्ट विथ होता है। इन्फ्लुएंस विथ एन इन्फ्लुएंस ओवर, इन्फ्लुएंस विथ लगाते हैं जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं, और इन्फ्लुएंस होता है जब पीपुल्स बहुत सारे हों, मतलब पीपुल हों, तो पीपल के ऊपर अगर हो, लोगों के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस हो, तब हम वहां पे लगाते हैं इन्फ्लुएंस ओवर। इन्फ्लुएंस विद ए पर्सन, ही हैज इमेंस इन्फ्लुएंस विद द पुलिस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जोड़ या फिर लगाव, जैसे एक तरीके से। तो ही हैज इमेंस इन्फ्लुएंस विद द पुलिस, उसका जो है पुलिस से काफी सारा जो है लेना देना है। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपुल, द पीएम हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पीपुल ऑफ द ट्राइबल रीजन, जो असर है प्रधानमंत्री का। इन्फ्लुएंस ओवर का मतलब हो गया कि असर हो गया, तो प्रधानमंत्री का जो असर है, जो छाप है, वो ट्राइबल रीजन में सारे के सारे लोगों के ऊपर है। इन्फ्लुएंस ओवर जब हम लगाते हैं वो पीपल के सेंस में लगाते हैं, जब पूरे पीपल की बात कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑन, जब हम ऑन लगाते हैं तो ये थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फ्लुएंस ऑन ए थिंग, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स ऑन यंग चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स ऑन यंग चिल्ड्रेन इज ग्रेट। किसका इन्फ्लुएंस है? बुक्स का। किसके ऊपर है? चिल्ड्रेन के ऊपर। इंट्रूड इनटू, इंट्रूड इनटू का मतलब होता है जब हम कहीं फोर्सिबली घुस रहे होते हैं, इंटर कर रहे होते हैं, तो वहां पे लगता है इंट्रूड इनटू। ही इंट्रूड इनटू द रूम बट वाज टर्न्ड आउट, वो जबरदस्ती घुस रहा था पर उसे बाहर निकाल दिया गया। इंट्रूड के साथ ऑन भी लगता है। इंट्रूड के साथ ऑन तब लगता है जब हम प्राइवेसी की बात कर रहे होते हैं, किसी की प्राइवेसी के अंदर घुस रहे होते हैं। तो डू नॉट इंट्रूड, सॉरी, इंट्रूड ऑन द प्राइवेसी ऑफ एनीवन, किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसके अंदर घुसो मत। यहाँ पे इंट्रूड ऑन का मतलब ये है। इरिटेटेड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक होता है इरिटेटेड एट, दूसरा होता है इरिटेटेड अगेंस्ट। इरिटेटेड एट ए थिंग होता है और इरिटेटेड अगेंस्ट ए पर्सन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे नोट कीजिएगा। इरिटेटेड एट ए थिंग, इरिटेटेड अगेंस्ट ए पर्सन। ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रिफ्यूजल, एंड पर्सन की बात करें तो ही सीम्स टू बी ग्रेटली इरिटेटेड अगेंस्ट मी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इरिटेटेड एट ए थिंग होता है, इरिटेटेड अगेंस्ट ए पर्सन होता है। जब हम वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो इरिटेटेड के साथ एट लेते हैं प्रीपोजिशन, जब हम पर्सन की बात कर रहे हो तो इरिटेटेड के साथ अगेंस्ट लेते हैं। इंसेंस्ड एट, इंसेंस्ड का मतलब होता है क्रोधित होना, क्रोधित होना। इंसेंस्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आता है, एग्जाम में दिया रहता है एट एंड बाई, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो कंफ्यूज कराता है एट और बाई में। तो ध्यान रखिएगा कि इंसेंस्ड के साथ अगर हम थिंग की बात कर रहे हो तो एट का इस्तेमाल होता है, बाई का नहीं। ही वॉज ग्रेटली इंसेंस्ड एट हिज कंडक्ट, इंसेंस्ड एट हिज कंडक्ट, क्रोधित होना, वो बहुत ज्यादा क्रोधित था उसके कंडक्ट पे, उसके काम पे। जज ऑफ, जज बाई, जज के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, जज ऑफ एंड जज बाई। जज ऑफ का मतलब होता है कि जब हम ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी चीज की, किसी चीज को जज कर रहे होते हैं। डू नॉट जज ऑफ थिंग्स बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी चीज के बाहरी रूप को देख के अपना ओपिनियन मत बताओ, जजमेंट मत दो। तो जज ऑफ, जब हम अपनी ओपिनियन की बात कर रहे होते हैं, ओपिनियन देख दे रहे होते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जज ऑफ। और जज बाई का मतलब होता है टेस्ट बाई, टेस्ट बाई, इसको ऐसे समझिए, ही वो जज बाई हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो जो है जज किया जाता है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से। तो अगर हम किसी को जज कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम ओपिनियन दे रहे होते हैं तो जज ऑफ लगाते हैं, और हम किसी चीज को जज कर रहे होते हैं तो वहां पे लगाते हैं जज बाई। या कोई जैसे पर्सन है, कोई व्यक्ति है, अगर उसकी कोई क्वालिटी है, अगर क्वालिटीज को लेके हम जज कर रहे हैं तो वहां पे हम लगाते हैं जज बाई। जंप टू कंक्लूजन होता है, जंप टू कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे जंप करते हैं तो उसके साथ लगाते हैं जंप टू। डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं उसको बगैर कंसिडर किए हुए
कंक्लूजन पे जंप मत हो जाओ, तो ध्यान रखिएगा जंप टू कंक्लूजन होता है। जंप एट, जंप के साथ एट लगता है जब कोई ऑफर वगैरह मिल रहा होता है, तो हम वहां पे जंप एट का इस्तेमाल करते हैं। जंप एट एन ऑफर, ही जंप्ड एट द ऑफर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड। नोन टू, नोन बाई, नोन फॉर। नोन टू का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, यू आर नोन टू हर वेरी वेल। पैसिव वॉइस में इसका मतलब ये हुआ कि यू आर नोन टू हर, तुम उसकी जानकारी में हो, मतलब वो तुम्हें जानती है अच्छे से। नोन बाई, नोन बाई का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, ए मैन इज नोन बाई द कंपनी ही कीप्स। अगर आप किसी चीज की वजह से जाने जाते हो तो वहां पे इस्तेमाल होता है नोन बाई। नोन फॉर ए क्वालिटी, अर्नव इज वेल नोन फॉर हिज बेनवोलेंस। अगर कोई जैसे क्वालिटी है आपकी, अगर उसकी वजह से जाने जा रहे हो तो वहां पे इस्तेमाल होता है नोन फॉर। अगर रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो अगर किसी काम वगैरह की वजह से, तो वहां पे इस्तेमाल होता है नोन बाई। तो ये स्लाइट डिफरेंस है नोन बाई एंड नोन फॉर में। अगर आप क्वालिटीज की वजह से अगर जाने जा रहे हो तो नोन फॉर इस्तेमाल होता है, अगर अपनी काम की वजह से जाने जा रहे हो तो वहां पे नोन बाई इस्तेमाल होता है। और नोन टू का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। ओरिजिनेट इन एंड ओरिजिनेट विथ, ओरिजिनेट इन का मतलब होता है प्लेस एज ए सोर्स, प्लेस एज ए सोर्स। जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन यूरोप, कि जो आज की सभ्यता है वो यूरोप में ओरिजिनेट हुई थी। और ओरिजिनेट विथ ए पर्सन, ओरिजिनेट इन ए प्लेस एंड ओरिजिनेट विथ ए पर्सन। अगर कोई चीज किसी पर्सन के साथ ओरिजिनेट हो रही हो तब हम विथ लगाते हैं। दिस स्कीम ओरिजिनेटेड विद द फाइनेंस मिनिस्टर, कि ये स्कीम है जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा शुरू की गई थी। तो ओरिजिनेट विद का मतलब होता है किसी के द्वारा शुरू किया जाना, तो यहाँ पे पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनेट विद। और प्लेस की बात करें कि कोई चीज किसी प्लेस पे स्टार्ट हुई थी तो वहां पे लगाते हैं ओरिजिनेट इन। ऑक्यूपाइड के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगता है, एक लगता है इन, दूसरा लगता है विथ। ऑक्यूपाइड इन डूइंग ए थिंग, ऑक्यूपाइड इन डूइंग थिंग, आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाइड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर मैं किसी में बिजी हूं तो हम लगाते हैं वहां पे, जैसे कोई काम करने में बिजी हैं तो लगाते हैं वहां पे ऑक्यूपाइड इन। ऑक्यूपाइड विथ ए थिंग, माई फादर इज ऑक्यूपाइड विद द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। अगर हम किसी चीज में किसी काम में बिजी हैं, जैसे तुरंत बिजी, जैसे कोई चीज काम कर रहे हैं। और एक होता है ड्यूरेशन, क्या होता है ड्यूरेशन, एक होता है जैसे थोड़े समय के लिए काम चल रहा हो, उसमें अगर बिजी हो तो हम लिखते हैं एक्कोपाइड इन। अगर कोई ऐसा काम है जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा हो, जैसे यहाँ पे बिजनेस, बिजनेस ऐसा है नहीं कि घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा, तो अगर एक ड्यूरेशन हो तो वहां पे लगाते हैं ऑक्यूपाइड विथ। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस के साथ प्रीपोजिशन लेते हैं ऑफ, इसका मतलब ये होता है फॉरगेटफुलनेस, हैविंग नो मेमोरी। और इग्नोरेंट ऑफ, इसका भी मतलब सेम होता है कि अगर हम कोई चीज हमें याद ना आ रही हो, हम भूल जाते हो, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिवियस। तो ऑब्लिवियस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्लिवियस को लेके। ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर, दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, आने वाले खतरे को भूलकर वो आगे बढ़ते रहे। तो ये होता है कि याद ना रखना, भूल जाना। ऑफेंड के साथ प्रीपोजिशन लगता है एट एंड ऑफेंड के साथ प्रीपोजिशन लगता है विथ। ऑफेंड के साथ जब एट लगता है तो थिंग, थिंग होता है, थिंग, थिंक नहीं, थिंग। ऑफेंड एट थिंग, जब हम किसी चीज के साथ ऑफेंड हो रहे होते हैं, अगर हमें थोड़ा सा ऑफेंस हो रहा होता है। ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जैसे समझिए कि बुरा लगना, कि ही वॉज ऑफेंडेड एट माई वर्ड्स, वो मेरे शब्दों पे, जो मैंने कोई शब्द कहा है उस पे उसे बुरा लग गया, तो वहां पे लगाते हैं। अगर थिंग की बात की जा रही है तो ऑफेंड एट लगाते हैं। अगर हम किसी पर्सन से ऑफेंड हो रहे होते हैं तो उसके साथ लगाते हैं विथ। प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड विथ हर, तो यहाँ पे हर की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, इसलिए लगा है विथ। और यहाँ पे माई वर्ड्स, थिंग की बात हो रही है, इसलिए लगा है ऑफेंड के साथ एट। पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, पार्ट विथ ए थिंग होता है, पार्ट विथ ए पर्सन। जब हम किसी व्यक्ति से अलग हो रहे होते हैं तो हम लगाते हैं पार्ट फ्रॉम, और जब हम किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं तो वहां पे लगाते हैं पार्ट विथ। ए माइजर कैन नॉट पार्ट विथ ए सिंगल पेनी, जो कंजूस होता है वो अपने सिंगल पेनी से भी अलग नहीं हो सकता, उसे अलग नहीं छोड़ सकता है। पार्ट फ्रॉम ए पर्सन, आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन दिल्ली, जो मेरा दोस्त दिल्ली में रहता था उससे मैं दूर हो गया। तो ध्यान रखिए कि जब हम किसी व्यक्ति से अलग हो रहे होते हैं तो वहां पे पार्ट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पाथ नहीं होगा, पार्ट, पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम ए पर्सन। जो हम व्यक्ति से अलग हो रहे होते हैं तो पार्ट फ्रॉम लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु से अलग हो रहे होते हैं तो पार्ट विथ लगाते हैं। पार्शियलिटी भी दो प्रीपोजिशन लेता है, पार्शियलिटी फॉर एंड पार्शियलिटी टू। पार्शियलिटी फॉर ए थिंग, लाइकिंग,
जैसे अगर हमें कोई चीज़ पसंद हो, उसके लिए पार्शियल हो, तो हम लगाते हैं पार्शियलिटी फॉर, सी हैज पार्शियलिटी फॉर स्वीट्स, उसका मिठाइयों को लेके वो एक तरीके से पार्शियल है। और पार्शियलिटी टू, अगर पर्सन, इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्सन के लिए फेवर कर रहे होते हैं तो वहां पे लगाते हैं हम पार्शियलिटी टू। अगर हम किसी चीज के लिए फेवर कर रहे होते हैं तो पार्शियलिटी फॉर। और अगर हमारा नजरिया जैसे वन साइडेड होता है तो वहां पे किसी व्यक्ति के लिए होता है तो पार्शियलिटी टू करते हैं, और अगर स्वीट वगैरह या किसी थिंग के लिए होता है तो पार्शियलिटी फॉर लगाते हैं। ही ऑलवेज शोज पार्शियलिटी टू हिज रिलेटिव्स, वो अपनी रिलेटिव्स के लिए, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे थिंग की बात हो रही है। पेरिस अपने साथ दो लेता है, पेरिस बाई एंड पेरिस विथ। पेरिस बाई का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, पेरिस बाई का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, फाइमाइन से, स्वॉर्ड से, अगर सूखे से अगर हो जाए या फिर तलवार वगैरह से हो, अगर पेरिस नाश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी चीज का, पेरिस बाई का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, नाश होना, सूखे से, बाढ़ से या फिर तलवार वगैरह से, तो वहां पे हम लगाते हैं पेरिस बाई, द टायरेंट्स पेरिस बाई स्वॉर्ड। लेकिन पेरिस विथ का मतलब होता है सफर फ्रॉम, अगर किसी चीज से हम सफर कर रहे हो तो हम लिखते हैं पेरिस विथ या फिर सफर फ्रॉम। दे आर पेरिसिंग विद द स्टारवेशन, वो भुखमरी से सफर कर रहे हैं, भुखमरी की वजह से उनका नाश हो रहा है। तो अगर हम किसी चीज से सफर कर रहे हो तो वहां पे लगाते हैं पेरिस विथ। प्रिवेल अगेंस्ट ए थिंग, प्रिवेल अगेंस्ट मतलब होता है, प्रिवेल का मतलब होता है टिके रहना, अगर हम किसी चीज के समक्ष खड़े रहते हैं तो हम लगाते हैं प्रिवेल अगेंस्ट। प्रिवेल ऑन अपॉन, पर्सन की बात हो रही होती, टू कंपेल। प्रिवेल अगेंस्ट ए थिंग मतलब होता है किसी सिचुएशन को फेस करना। दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन लाइफ, वो सभी तरीके के जो बुरी उसके लाइफ में गुजरा उसके खिलाफ वो टिका रहा। प्रिवेल ऑन या फिर प्रिवेल अपॉन, दोनों का मतलब सेम होता है। ए पर्सन, टू कंपेल का भी मतलब सेम होता है, पर्सन के साथ लगाते हैं। आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू कम टू अटेंड द फंक्शन। यहाँ प्रिवेल ऑन और प्रिवेल अपॉन का मतलब ये होता है कि किसी को फोर्स करना। क्या होता है? फोर्स करना। आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू कम टू अटेंड द फंक्शन, हमने उसे फोर्स किया, समझाया कि वो पार्टी को अटेंड करे। तो यहाँ पे प्रिवेल ऑन अपॉन का मतलब है किसी को फोर्स करना, किसी को कंपल करना, किसी को समझाना। पॉइंट आउट एंड पॉइंट एट एंड पॉइंट टू, तीन तरीके का प्रीपोजिशन पॉइंट ले रहा है। पॉइंट आउट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को रिवील कर रहे हो, आई पॉइंटेड आउट हिज इरर्स एंड ही गॉट एनॉयड विथ मी, मैंने उसका जो इरर था वो पॉइंट आउट कर दिया, वो रिवील कर दिया, एंड ही गॉट एनॉयड विथ मी। पॉइंट एट का मतलब होता है जब हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, किसी को ठहरा रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, तो वहां पे पॉइंट एट का इस्तेमाल करते हैं। नो वन कैन पॉइंट एट हिज करेक्टर, कोई उसकी उस पे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता। तो पॉइंट एट का मतलब ब्लेम, उंगली उठाना, बिकॉज ही इज क्वाइट हॉनेस्ट। पॉइंट टू का मतलब होता है जब हम रिफर कर रहे होते हैं, जैसे कोई चीज यहाँ पे है तो हम पॉइंट टू कर रहे होते हैं, रिफर कर रहे होते हैं। तो हिज स्पीच पॉइंटेड टू ए फ्यू प्रॉब्लम्स, तो अगर किसी को हम पॉइंट, व्यक्ति को पॉइंट कर रहे हैं तो वहां पे पॉइंट आउट हो गए। और कोई स्पीच वगैरह हो गई, किसी प्रॉब्लम्स को रिफर कर रहा है तो भी वो पॉइंट कर रहा है, इशारा करना होता है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ, चीज की तरफ इशारा करना होता है। प्रिसाइड एट ए पार्टी, प्रिसाइड एट ए पार्टी, प्रिसाइड ओवर ए मीटिंग। प्रिसाइड एट का मतलब होता है कि जैसे चीफ गेस्ट बनना। द गवर्नर प्रिसाइडेड एट द फीस्ट, जो भोजन था, भोजन पे जो चीफ गेस्ट थे वो गवर्नर थे। तो प्रिसाइड एट का मतलब होता है, पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है ये, और इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीफ गेस्ट बन रहा होता है तो वहां पे उसके लिए लगाते हैं प्रिसाइड एट। और प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है जैसे मीटिंग में अगर चेयर पर्सन होने लगे कोई, अगर उसको लीड करे तो वहां पे प्रिसाइड ओवर लिखते हैं। जैसे ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन नहीं था इसलिए उसने मीटिंग को जो है, चेयरमैनशिप उसके हाथ में आई, मतलब उसने टेक ओवर किया, जो चेयरपर्सन उस टाइम पे रहा चेयरमैन ना रहने की वजह से। तो यहाँ पे इसलिए प्रिसाइड ओवर लगाया गया है। रिकॉन्साइल वन सेल्फ टू ए थिंग, रिकॉन्साइल के साथ मैंने बताया था कि विथ लगता है अगर हम पर्सन की बात कर रहे हो, लेकिन एक फ्रेज ऐसे आता है, रिकॉन्साइल वन सेल्फ टू ए थिंग, यू मस्ट रिकॉन्साइल योर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस एंड इंड्योर देम। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉन्साइल वन सेल्फ टू ए थिंग आता है, अगर कोई वन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ इस तरह आए रिकॉन्साइल के बाद और उसके बाद किसी वस्तु की बात की जा रही है तो उसके बीच में हम प्रीपोजिशन टू लेते हैं, विथ नहीं लेते हैं। और अगर सिर्फ इंडिविजुअली पर्सन की बात की जा रही हो तो रिकॉन्साइल विथ का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज नॉट येट बीन रिकॉन्साइल विथ हिज। सॉरी, विथ हिज नहीं होगा, विथ हिम होगा।
नेक्स्ट वर्ड है रीजन विथ। रीजन विथ करते हैं हम पर्सन, जब पर्सन के साथ रीजन कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बात बहस कर रहे होते हैं तो वहां पर रीजन विथ लगाते हैं। आई रीजन विथ हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड। ब्रिंग हिम राउंड का मतलब होता है कि अपनी सोच के हिसाब से किसी को मनवा लेना। आई रीजन विथ हम मैंने उससे बात बहस की, बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड, पर वो अपनी बात मनवा ना सका। तो ब्रिंग हिम राउंड का मतलब यही होता है कि बात मनवाना एक तरीके से अपनी। थिरुम्प ओवर। थिरुम्प ओवर का मतलब होता है विजय पाना। डिफिकल्टीज के ऊपर जब हम थिरुम्प आ रहे होते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ओवर। एट लास्ट ही थिरुम्प्ड ओवर हिज डिफिकल्टीज। वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है कि कीप एट ए डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। हिंदूज बिलीव इन मेनी रिचुअल्स टू वार्ड ऑफ द इविल्स। इविल को दूर रखने के लिए हिंदू विश्वास रखते हैं कई सारे रिचुअल में। तो वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना, कीप एट ए डिस्टेंस। यार्न फॉर का मतलब होता है एक्यूट डिजायर, कीन डिजायर। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर होता है या फिर ऑन फॉर, यहाँ पे लॉन्गर फॉर नहीं होगा, लॉन्ग फॉर होगा, LONG, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा। तो ध्यान रखिएगा कि यार्न के साथ फॉर आता है, इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा। सी यार्नड फॉर द रिटर्न टू हर ओन होम। उसे अपने घर रिटर्न होने की तीव्र इच्छा है। जीलस फॉर एंड अबाउट। जीलस के साथ आप फॉर लगाओ या अबाउट। एक तो होता है जे से स्पेलिंग होती है LOUS, एक होता है जेड। तो इसका मतलब होता है जो जेड से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि ए सोल्डर हैव ऑलवेज जीलस फॉर, उत्साह। जीलस का मतलब होता है उत्साह। एक होता है जे जिसका मतलब होता है जैसे कि जलन। तो समझिए कि ZELOUS और JELOUS, इसमें इतना फर्क होता है कि एक का मतलब होता है उत्साह, दूसरे का मतलब होता है जलन। तो जीलस के साथ फॉर एंड अबाउट लगाते हैं। ए गुड सोल्जर ऑलवेज जीलस फॉर हिज कंट्रीज ऑनर। एक जो है अच्छा सोल्जर वो उत्साहित रहता है हमेशा अपने कंट्रीज के ऑनर के लिए, सम्मान के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन चार्ट खत्म होता है। कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है जितने मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं, और कुछ एक आध दो एरर रह गए हैं। तो ये शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा है और इस वक्त लग भी साथ नहीं दे रहा है, लाइट वगैरह थोड़ा सा ऑफ चल रही है। तो मैं अगली वीडियोज में आपकी जितनी भी डाउट्स रही है जो आपने कमेंट सेक्शन में लिख रखा है, मैं अभी कमेंट पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया हूँ बिजी शेड्यूल की वजह से, तो मैं वो सारे के सारे कमेंट्स एक बार पढ़ता हूँ और देखता हूँ आप लोगों को क्या क्या डाउट्स हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि मैं अगले वकैब वाले पोर्शन में वकैब को लेकर जितना डाउट्स है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कुछ एरर अगर इसमें रह गया एक दो दो तीन वीडियो में, जैसे कहीं टाइपिंग एरर हो गया है, कई तरीके का एरर हो गया है, तो मैं उसको पॉइंट आउट करके अगली वीडियो में रेक्टिफाई कर दूंगा। और हो सकता है कि आज मतलब वक्त साथ नहीं दे रहा है, तो मैं जो क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद हो सकता है कि ना आ पाए। अगर मुझे लेट हो गया बहुत तो शायद वो मैं कल डिस्कस करूँ, कल से स्टार्ट करूँ। अगर टाइम मुझे मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे 9 बजे तक मैं वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूं। लेकिन अगर जैसे लाइट वगैरह साथ नहीं दे रही है इस वक्त, तो अगर ऐसा कुछ बैड लक रहा तो 11 तारीख से आपका जो क्वेश्चन सेशन जो आपका पेपर है वो 11 तारीख से स्टार्ट होगा और फिर कंटिन्यू रहेगा उसी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा वकैब और ग्रामर का सेशन है वो टाइम से चले, ये 1 से 2 के बीच में, और वो 9:30 से 10:30 के बीच में। तो ये रिदम थोड़ा सा बिगड़ गया है, एक बार मैं इसको सही कर दूं फिर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पेपर 10-15 दिन में डिस्कस हो जाएंगे पूरे। सो अभी के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।